मेरा नाम है साक्षी सहनी और आज की बड़ी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बडगाम और नगरोटा दोनों सीट्स के लिए बाय इलेक्शन का ऐलान कर दिया जा चुका है। जी हाँ, और दूसरी तरफ बात करें पार्टीज की, तो पार्टीज इसके लिए जितनी एक्साइटेड थी ही और तैयारियां भी कर रही थी, वहीं पर अब राजनीतिक रंजिश भी शुरू हो चुकी है और राजनीतिक गतिविधि भी तेज हो चुकी है। पर इसके ऊपर परिणाम क्या निकल कर आने वाला है वो भी आपको बताएंगे। पर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो आज पूरी जानकारी दी है वो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार सुन लीजिए और आप ये जानकर खुश भी होंगे कि कहीं ना कहीं इन दोनों सीट्स के ऊपर चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों की डेट्स की अगर बात करें तो बाई इलेक्शंस की तारीख रहेगी 11 नवंबर और 14 नवंबर का वो दिन होगा जब वोट काउंटिंग होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से थोड़ी देर पहले ही ये जो आप प्रेस रिलीज अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे और ये टेबल देख रहे थे, इसे साझा किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज एक पत्रकार वार्ता रखी थी और उस दौरान उस पत्रकार वार्ता में बिहार के इलेक्शंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बाई इलेक्शंस के बारे में भी बातचीत की गई। 4 बजे का समय रखा गया था जब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बहुत ज्यादा आशा थी और काफी समय से जो अटकलें लगाई जा रही थी वो यही थी कि बिहार के चुनावों के साथ साथ यहाँ के बाई इलेक्शंस भी हो ही जाएंगे और वही चीज आज सत्य हुई। कहीं ना कहीं बाई इलेक्शंस के साथ साथ बिहार के चुनावों का होना जो अटकलें थी वो सब आज सच साबित हुई। पर पहले आप सुन लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके बारे में क्या कहा है। बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। तो आपने सुना कि किस प्रकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से साफ तौर पर जानकारी दी गई और बाद में फिर थोड़ी देर बाद एक डॉक्यूमेंट भी साझा किया गया। उस डॉक्यूमेंट में अगर पूरी जानकारी को देखा जाए उसमें नॉमिनेशंस की डेट्स भी दी गई हैं, उसमें यह भी दिया गया है कि कब आप चाहें तो अपना नाम इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं और साफ तौर पर यहाँ पर यही लिखा गया कि 11 नवंबर के दिन यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और जो गजट की नोटिफिकेशन है वो 13 अक्टूबर के दिन इशू की जाएगी, जिसके बाद 11 नवंबर के दिन यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। इन दोनों सीट्स के ऊपर इलेक्शंस होंगे और 3 दिन के बाद यानी 14 नवंबर के दिन यहाँ पर वोट काउंटिंग का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाएगा और शाम तक वोट यहाँ पर काउंट हो भी जाएंगे। और उसके बाद अभी तो हर तरफ से यही निगाहें बनी हुई हैं इन 2 सीट्स के ऊपर कि आखिर इन सीट्स के ऊपर कौन जीत हासिल करने वाला है। रही बात पार्टीज की, तो अभी भी अटकलें लगाई जा रही है कि पार्टीज की तरफ से कौन है जो इन सीट्स के ऊपर अपना जो एक प्रभाव है वो छोड़ पाएगा और लोगों में एक प्रभाव छोड़ने के बाद वोट से ज्यादा हासिल करके इन सीट्स को जीत पाएगा। इसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो बात हो गई, बडगाम के बारे में भी बात होगी। पर चलिए हाँ, अब रुख करते हैं हमारे श्रीनगर के और या फिर यूँ कहे कि कश्मीर के संवाददाता की तरफ। शाहिद हसन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, क्या आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं? जी। शाहिद, आज के दिन इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन दोनों सीट्स पे साफ तौर पे जो इलेक्शन है उसके बारे में बातचीत हो चुकी है, बाई इलेक्शंस की बात हो चुकी है। तो वहां पे लोगों में किस तरह का एक इमोशन देखने को मिला? क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों सीट्स काफी समय से खाली पड़ी हुई थी, लगभग 1 साल होने वाला है कि जब से ये सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। लोगों में किस तरह का इमोशन था? क्या लोगों की निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर टिकी हुई थी कि क्या खास होने वाला है इसमें या नहीं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि अगर हम बडगाम की बात करें, इससे पहले हम 2 महीने पहले जो है न्यूज की पूरी टीम बडगाम गई थी, जो कश्मीर की टीम है, वहां हमने लोगों से बात की और उनका ये मानना है कि असेंबली में बडगाम को रिप्रेजेंटेशन नहीं है और ये चुनाव जो है बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आज बडगाम के अंदर लोग जो है खुश थे। और वहीं जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर के अंदर जो है सियासी गहमा गहमी देखने को मिली, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो है डेट्स को अनाउंस किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, तो उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी
की जानिब से जो है अपने कंस्टिट्यूंसी इंचार्जेस का लिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया गया। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं एक तरफ से जो है कश्मीर के लोगों के नजरें इस पे है और दूसरी तरफ से पार्टीज के नजरें भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बडगाम की बात करते हैं, बडगाम के लोगों से मिलते हैं, वहां के जर्नलिस्ट से मिलते हैं, सीनियर सिटीजन बडगाम के अंदर जो है लोगों के अंदर खुशी भी देखने को मिली, जज्बा और वलवला, और उसी के साथ हमने देखा कि यहाँ पे एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ही देखने को मिली, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है चुनावों के बाद साइलेंट नजर आई, क्योंकि चुनावों के बाद हमने देखा कि उतनी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं हुई। मगर आज जब प्रेस वार्ता खत्म हुई उसके बाद पीडीपी सदर मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा के जानिब से जो है बाकायदा तौर पर जो है अपने कंस्टिट्यूंसी इंचार्जेस का लिस्ट पूरे कश्मीर घाटी का जो है उसको सोशल मीडिया पे अनाउंस किया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि बडगाम हो या नगरोटा हो, ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं बहुत मजेदार होंगे और इन चुनावों को बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि बडगाम के लोग कहते हैं कि हमें असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं 2019 के बाद कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट्स हुए, कश्मीर के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स आए और बडगाम के लोगों का मानना है कि ये एक साल जो है वो हमारा जाया हुआ, क्योंकि उनका मानना है कि काश हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। शाहिद, अगर बडगाम की सीट की बात करें तो बडगाम की सीट के ऊपर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी काफी समय से अपनी राजनीतिक गतिविधि को तेज कर चुकी है और सुनने में खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है इस बार पीडीपी वहां पर जीत हासिल करने की कोशिश भी करे और शायद जीत हासिल कर भी ले। पर लोग जिनसे आप वहां पर मिलते हैं, लोगों के बीच में किस पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिलता है? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, जब बडगाम की बात करते हैं इससे पहले भी हमने जो है श्रीनगर के अंदर एक शो किया था जिसमें हमने लोगों से पूछा था कि आप एलजी सरकार से खुश है या आप यूटी में खुश हैं या आप चुनी हुई सरकार से खुश हैं। तो लोग कहीं ना कहीं जो है चुनी हुई सरकार से नाराज हैं, क्योंकि यहाँ के कैजुअल लेबर का मामला है, यहाँ के डेलीवेजर का मामला है, यहाँ 200 बिजली यूनिट्स का मामला है, यहाँ डबल राशन कोटा की बात है। तो जिस तरह आप कह रही है कि पीडीपी वहां ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, मगर देखने वाली बात यही होगी कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो साइलेंट वोटर्स है, वो किसकी तरफ जाएंगे। क्योंकि चंद दिन पहले हमने जो है बीजेपी प्रेसिडेंट सचिन शर्मा से इंटरव्यू किया, उनका मानना है कि हम बडगाम के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और आज हमने देखा कि यहाँ बीजेपी यूटी वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ के जानिब से प्रेस वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि राज्यसभा में हम 2 सीटें कंफर्म जीतेंगे। और उसके बाद जब बाय इलेक्शन का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बडगाम के अंदर हम अच्छी फाइट देंगे। और पता नहीं है अभी तक कि बडगाम के अंदर उनका कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि दूसरी तरफ से जिस तरह से सुनने को मिल रहा है कि शायद अलायंस होगी, मगर सचिन शर्मा ने इस पे क्लियर किया है कि बडगाम से अपना कैंडिडेट होगा। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि पीडीपी जिस तरह आप कह रहे हैं कि वहां पे मजबूत है, क्योंकि आगा सईद मुंतजिर साहब की जहां तक बात है, क्योंकि हम उनसे मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो जो है ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। क्योंकि बडगाम के लोगों की अगर मैं बात करूंगा, बडगाम के लोगों की ये मांग है कि हमें अपना कैंडिडेट होना चाहिए। शायद एक सिंपल बात ये भी है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं उससे एक बात तो समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बडगाम की सीट को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। क्यों? जी, देखो जब आप बडगाम की बात करते हो, अब वहां पे पीडीपी कॉन्फिडेंट क्यों है, पीडीपी को एज क्यों है? पीडीपी को इसलिए एज है, आगा सईद रुहुल्लाह महदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो है डिफरेंसेस है। क्योंकि आगा सईद रुहुल्लाह महदी का मानना है कि बडगाम का कैंडिडेट होना चाहिए, जो फिर उसके ब्लॉक प्रेसिडेंट्स वहां पे है बडगाम कंस्टिट्यूंसी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वर्कर्स है, जिन्होंने पिछले चुनाव में जो है तो आप देखो जब उनकी मांग है कि हमें बडगाम का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि चुनी हुई सरकार के लिए इम्तिहान है एक नगरोटा की सीट पे, और उससे ज्यादा बड़ा इम्तिहान जो है जो ब्लॉक कमेटीज होती हैं, जो विलेज कमेटीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, वो कहीं ना कहीं जो है तैयारियां कर रहे थे। और आज जब अनाउंस हुआ, हमने देखा कि किस तरह से सरप्राइज जो है
पीडीपी ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया। जो ये अनाउंस हुआ उसके बाद पीडीपी सदर मैडम महबूबा मुफ्ती ने 2 मिनट के बाद, क्योंकि प्रेस वार्ता 4:30 खत्म हुई, 4:32 पे जो है पीडीपी सदर मैडम महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस का लिस्ट निकाला। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो उनको पिछले चुनाव में सिर्फ उन्होंने 3 पत्ते खोले थे, तो कहीं ना कहीं शायद इस सीट के लिए जब उमर साहब ने इससे रिजाइन किया, क्योंकि उसको एक ही सीट पकड़नी थी, उसने गांधरबल वाली चूज की, तो शायद लग रहा है कि उसी दिन से तैयारियां हुई है। 2 इम्तिहानात है, एक पीडीपी की वहां पे सख्त तैयारी है और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है बड़गाम के लोगों ने ये क्वेश्चन दिया है कि जनाब वी नीड ए लोकल कैंडिडेट, अगर लोकल कैंडिडेट होगा तो हम सपोर्ट करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी क्या लोकल कैंडिडेट होगा, अगर लोकल कैंडिडेट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद कांटे का मुकाबला जो है वो बीजेपी और पीडीपी के दरमियान देखने को मिल सकता है, क्योंकि सच शर्मा का भी मानना है कि एक ऐसा कैंडिडेट होगा, पूरा बड़गाम सरप्राइज होगा। उनका मानना है नौजवान होगा, काबिल बच्चा होगा, जिसने वहां की नौजवानों की हमेशा हिमायत की होगी। तो देखने वाली बात यह होगी कि जब बीजेपी कैंडिडेट को अनाउंस करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर मालूम चलेगा, मगर फिलहाल लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पीडीपी मजबूत बड़गाम की सीट पर नजर आ रहा है। जी चलिए, शुक्रिया शाहिद बातचीत करने के लिए, आपने हमारे साथ काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाहिद से इजाजत लेंगे, अब रुख करेंगे हमारे दूसरे कैंडिडेट की तरफ, माफ कीजिएगा कैंडिडेट मैं कह रही हूं, माफ कीजिएगा, हमारे दूसरे गेस्ट की तरफ हम लोग अभी रुख करना चाहेंगे। हमारे एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ रवीश हांडू जी जुड़ चुके हैं। रवीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अर्थ न्यूज में। जी धन्यवाद। रवीश जी, प्राइम टाइम शो में आज हम बात कर रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि बडगाम की सीट के ऊपर, और दूसरी तरफ जो दूसरी सीट है नगरोटा, इसमें किस तरह का कंपटीशन देखने को मिल सकता है। शाहिद से हमने जिस तरीके की बातचीत की है, शाहिद का कहना है कि यहाँ पर ज्यादा बीजेपी वर्सेस पीडीपी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पीडीपी यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी तरफ से, और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि लोकल्स की, लोगों की कहीं ना कहीं ये डिमांड है कि लोकल होना चाहिए यहाँ पे, और तीसरी तरफ यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कौन उतरने वाला है, ये भी एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है और रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पीडीपी इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और ठीक 4:32 का जो समय था, क्योंकि 4:30 के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और उसके ठीक 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही पीडीपी की तरफ से ये इंफॉर्मेशन दी जाती है सोशल मीडिया पर कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्जेस को सामने उतार रहे हैं, इस गेम में उतार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीडीपी इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्या चांस बन रहा है यहाँ पे? देखिए, मैं जिस तरीके से इसको देख रहा हूँ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुझे तो काफ़ी एक स्ट्रीमलाइंड सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। पहले हम बात करते हैं बडगाम सीट की। देखिए, बडगाम सीट के अंदर अगर हम देखेंगे, जो आगा सईद रहुल्ला मेहंदी है, मेरा बार बार कहना है कि वो उनके और पार्टी के बीच में कोई द्वेष नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। वो एक सुनियोजित तरीके से वो अपना जो पीडीपी के पास थोड़ा सा जो एक एंटी नेशनल सेंटिमेंट पे जो वो वोट बटोरना चाहती है, जो एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी पे जो थोड़ा सा वोट बटोरना चाहती है, वो उसको बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। अब हम सबको पता है कि जो बडगाम इलाका है ये शिया डोमिनेटेड इलाका है, और जो आगा सईद रहुल्ला मेहंदी है उन्हीं का से रहेगा कैंडिडेट, उनकी चॉइस का ही होगा, जहां तक मेरा अंदाजा है। जो हम अपना जो एनालिसिस करके बता सकते हैं कि कैंडिडेट भी उनकी चॉइस का होगा, और एनसी, मुझे लगता है कि एनसी के लिए ये सीट जो है केक वॉक रहने वाली है, काफी इजीली जीत जाएगी एनसी। अब हम दूसरी सीट की बात करते हैं। देखिए, नगरोटा की बात करें तो जिस तरीके से पहले भी जब बात हुई है तो उमर अब्दुल्ला ने बोला था कि मैं कैंडिडेट खड़ा नहीं करूंगा नगरोटा सीट में अगर देवयानी इलेक्शन लड़ती है वहां से, और जो वैकेंट सीट है अपने दिवंगत पिताजी की, उसके उस सीट के लिए लड़ती है दोबारा। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि बीजेपी के लिए भी काफी आसान रहेगा टिकट वितरण के समय पे। वो जो देवयानी जो राणा है, जो इस टाइम पे बीजेवाईएम में काफी एक्टिवली काम कर रही हैं, उन्हें ये सीट का मैंडेट देके, और मुझे भी आगे लग रहा है कि इलेक्शन के लिए भी उनके लिए जीतना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिस्टम। आप एनसी की सेफ सीट है बडगाम, जब बहुत ही डाउन थे अपने पॉलिटिकल करियर में उमर अब्दुल्ला, उस टाइम पे ये सीट उन्होंने रिटेन की, दोनों सीटें रिटेन की। दैट मींस देयर इज अ एनसी वोटर इन दैट एरिया। और अगर सैयद आगा रहुल्ला मेहंदी की बात करें तो जो शिया वोटर है वो कहीं ना कहीं जो है वो वू होना आसान रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए।
दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी आपने नगरोटा सीट की भी बात की है कि कहीं ना कहीं जो स्वर्गीय जावेद माफ कीजिएगा स्वर्गीय हमारे देवेंद्र राणा जी थे और उनके लिए काफ़ी प्यार भी था उमर अब्दुल्ला साहब के दिल में। और कहीं ना कहीं जब उनकी डेथ हुई थी तब उनकी डेथ के बाद उन्होंने एक पोस्ट भी डाला था कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं इस बीच का जो फासला है इसको कहीं ना कहीं खत्म कर देता या फिर दूर कर देता। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक भाईचारे का सेंटीमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस सीट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। उनकी जो मित्रता थी वो काफी मशहूर थी, जग जाहिर थी और काफी मशहूर थी, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जो थे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर्व करते थे उमर अब्दुल्ला के, और वो जस्ट एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, एक मित्र भी थे उनके। और काफी बार उनको जम्मू के काफी मशहूर जो फूड जॉइंट्स पे एक साथ देखा जाता था, और उनके जो मतलब एक जाई वीरू टाइप की जो जोड़ी थी ये काफी मशहूर थी J&K के पॉलिटिकल जो सर्कल्स हैं उनके अंदर। तो जब उनकी मृत्यु हुई, देखिए उसके बाद जो क्षेत्र है, जो स्टेट है, इसका माहौल बदला। इसमें 2019 5 अगस्त को जो चेंजेस आई तो कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह राणा जी के ऊपर भी एक प्रेशर रहा और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन आप समझिए वो प्रोफेशन है उनका, वो उनकी भी उस टाइम जो भी मजबूरियां, चेंज इन आइडियोलॉजी बोले आप इसको, वो रही और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद उनकी एक बिल्कुल ही अचानक से, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, उनकी मृत्यु हुई और वो सीट वैकेंट हो गई। तो मैं कहीं ना कहीं इस सीट में मैं देवयानी राणा जी को ही देख पा रहा हूँ कि वो आराम से उनको मैंडेट भी मिल सकता है और वो इसको जीतने में भी उनको, क्योंकि सिंपैथी वोट रहेगा एक कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो वो रिपीट होना बहुत इजी रहेगा। रवीश जी आपसे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसी बीच आप ये भी देखिए कि जो आम आदमी पार्टी है अब वो भी इस मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुकी है। आम आदमी पार्टी अब अपनी तरफ से इस दोनों सीटों के ऊपर जोर लगाने वाली है और आज के दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका ऐलान भी हो चुका है। हालांकि महराज मलिक की तरफ से जो बयान आना चाहिए था वो क्योंकि नहीं आ पाया, क्योंकि जिस तरीके से वो अभी अंदर है, बंद हैं, तो उसकी वजह से उनकी एग्जैक्ट बात जो है वो तो हम नहीं बता पाएंगे। जब उन पर उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अमित कपूर, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। एक बार आप ये वीडियो में देख लीजिए जरा। मैं अमित कपूर, प्रभारी नगरोटा। यहाँ पे हमारी टीम है, जोगिंदर ठाकुर जी हैं, एडवोकेट जोगिंदर ठाकुर जी हमारे साथ, को इंचार्ज नगरोटा, काचू साहब हैं को इंचार्ज नगरोटा, और हमारे शादीलाल जी सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी। आज आपको नगरोटा की आवाम के आगे और बडगाम की आवाम के आगे हमारी अपील, ये हमारी अपील नहीं है, ये अपील महराज मलिक जी की है। जो उन्होंने मैसेज दिया है वो ये मैसेज है कि बडगाम में और नगरोटा में हमारी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है। ये नगरोटा और बडगाम की आवाम के लिए खुशखबरी है कि आम आदमी पार्टी जो है जोरों शोरों के साथ इलेक्शन लड़ेगी और पार्टिसिपेट करेगी, और बहुत जल्द हम आपको अपने दोनों कैंडिडेट जो है, जो महराज मलिक जी का हुक्म होगा वो बहुत जल्द बताया जाएगा। और आवाम के आगे उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि मेरे जेल जाने के लिए जिन लोगों ने षड्यंत्र रचे हैं वो आप वोट देकर नगरोटा की आवाम और बडगाम की आवाम जीत जो है वो महराज मलिक जी के कैंडिडेटों के लिए आनी चाहिए, ताकि उन लोगों के लिए जवाब हो जो कि तानाशाही करते हैं, जो कि 28 एमएलए 25 एमएलए जीत कर भी कुछ नहीं कर पाए जम्मू कश्मीर के लिए। तो सोचिए, एक तरफ 40-45 एमएलए और एक तरफ 25 एमएलए, तब भी अगर ये जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर पाए तो आम आदमी पार्टी के एक एमएलए ने जम्मू कश्मीर की आवाज उठाई, जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज उठाई, जम्मू कश्मीर के यूथ की आवाज उठाई। लेकिन आज भी उनके हौसले देख लीजिए, जेल से भी उनका ये मैसेज है कि नगरोटा से और बडगाम से जो एमएलए जीतेंगे, आवाम उनका साथ दे तो वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों को दे, आम आदमी पार्टी के एमएलए वहां से जिताए। धन्यवाद। और इसी के साथ आपको इतना तो पता चल ही चुका है कि आम आदमी पार्टी भी इस मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार हो चुकी है, पर आम आदमी पार्टी का इसमें कितना दबदबा रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। अब फिर से एक बार रुक करते हैं रवीश हांडू जी की तरफ। रवीश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे जो आम आदमी पार्टी है इस टाइम पे एक पर्टिकुलर जो वोट बेस है उसको अपील करते हैं, जो महराज मलिक के ऊपर जो PSA लगाया और जो जिस तरीके से उन्होंने पब्लिसिटी बटोरी, और हमने उस टाइम पे भी देखिए हमारा भी एडिटोरियल स्टैंड था कि सरकार की इस
इस एक्शन से महराज मलिक जो है वो और शक्तिशाली बनेंगे पॉलिटिक्स के अंदर और JNK के पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं हम आम आदमी पार्टी का भी जो है जो थोड़ा सा दबदबा हम देख पाएंगे, लेकिन देखिए वो जो बीजेपी का कोर वोटर है उसको वो नहीं डेंट करेगा, उसको कम डेंट करेगा बीजेपी के वोटर को। वो ज्यादा NC और जो मतलब बड़गाम वाली सीट में स्पेसिफिकली बात करूंगा, तो बड़गाम वाली सीट में हम कहीं ना कहीं शायद आम आदमी पार्टी का एक वोटों की सेंध हम देख सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो। तो लेकिन नगरोटा सीट में मैं कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि जो बीजेपी का वोटर है वो शायद बीजेपी को ही वोट करेगा, जिन्होंने पिछली बार देवेंद्र सिंह राणा जी को वोट किया है। एक सिंपैथी का रीजन भी रहता है। पर देखिए एक बात तो है रवीश जी की इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पिछले दिनों महराज मलिक ने इस केस के जरिए हो या फिर उनकी बुलंद आवाज कहें या फिर कोई और रीजन कहें, पर कंट्रोवर्सी ही सही, पर इसके जरिए महराज मलिक के चाहने वालों की गिनती तो बड़ी है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है रवीश जी। मैंने इसीलिए मैंने जो डिस्क्रीटली बताया, जो मेरा एनालिसिस था कि जो वोटर, मैं तो इसको अगर और आप खोल के मैं बताना चाहूँ वो ये है कि जो देखिए जो बीजेपी का हिंदू वोटर है वो शायद इस इन्फ्लुएंस में ना आए, महराज मलिक के जो सिंपैथी वाला इन्फ्लुएंस में वो ना आए, लेकिन जो एक मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं जो गुज्जर वोटर है कॉन्स्टिट्यूंसी का नगरोटा का, वो कनेक्ट करता है इस मुद्दे से और उस वोट में सेंध लग सकती है। लेकिन जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो बीजेपी की को वोट करता है आदमी, वो कहीं ना कहीं इस इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। लेकिन बड़गाम में, चूंकि बड़गाम जो है वो एक शिया डोमिनेटेड एरिया, एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो वहां पे हम कुछ इन्फ्लुएंस शायद देख पाए आम आदमी पार्टी का। जी वो तो है, इसमें कोई दो राहे नहीं है कि वहां के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा भी लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले दिनों जिस तरीके से मीटिंग हुई है, और एक मीटिंग नहीं हुई है, लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में चल रही हैं। दफ्तर की अगर बात करें तो अभी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर यही देखने को मिलता है कि कोई ना कोई वहां पर पहुंचा हुआ है। लगातार कभी तरुण चुग बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, कभी कोई और बैठकर मीटिंग कर रहा है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से कमर कस चुकी है, तैयारी तो यहाँ से पूरी चल रही है। जी देखिए ये तो आज जो एक्सपेक्टेड था वैसे कि जो बड़गाम और नगरोटा सीट है इसकी इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, ये तो हुआ। लेकिन मैं जिस तरीके से जो एक विवाद जिस चीज में विवाद होता है वो ये वाली सीट्स नहीं है। लेकिन जो राज्यसभा का इलेक्शन है, राज्यसभा का इलेक्शन जो है वो काफी ज्यादा टाइट रोप है, और खास तौर से बीजेपी के लिए भी वो एक बड़ा ही मुश्किल काम है। क्योंकि देखिए होता क्या, राज्यसभा में ना आपका ये चीज भी जरूरी नहीं होती है कि आप उसी क्षेत्र के बंदे को राज्यसभा से भेजे। कई बार हमने देखने में मिला है कि आपके किसी और स्टेट के लोग जो एक सीनियर लीडर्स होते हैं वो किसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जो किसी और स्टेट में है। तो काफी ऐसा प्रेशर भी रहता है, जो बाहर के सीनियर लीडर्स होते हैं उनका भी प्रेशर होता है कि अभी हमें भी राज्यसभा भेजिए आप। तो और साथ में जो इंटरनल जो JNK के भी काफी ज्यादा पॉलिटिशियंस है बीजेपी के जो सोचते हैं कि वो शायद राज्यसभा में जा सकते हैं इधर इस तरफ से। तो पार्टी को एकजुट रखना और एकजुट फैसले पे सबको मनवाना ये काम रहता है। तो ये काम कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। हमने जैसे कि पिछली बार जो असेंबली के इलेक्शन हुए थे उसमें हमने देखा कि कितना बड़ा फियास्को हुआ कि ट्वीट करके लिस्ट चेंज हुई, और उसके बाद कुछ सीट्स पे तो विवाद थमने के नाम ही नहीं लिए और पूरे अंत तक विवाद रहे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी को है वो इस बार थोड़ा सा डिसिप्लिन में काम करके और जल्दी करना पड़ेगा, और ज्यादा जितना वो डिले करेंगे उतनी चीज उलझती रहेगी, जो एक्सपीरियंस उन्होंने असेंबली इलेक्शन के दौरान भी किया। जी वो तो है, पर चलिए लेट्स होप कि इस बार वही आगे आए और वही इन दोनों सीट्स के ऊपर जीत हासिल करें जिन्होंने सच में जनता के लिए कुछ ना कुछ किया है और जनता जिन्हें प्यार करती है। चलिए शुक्रिया रवीश हांडू जी, आपने भी काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए वही बात आ जाती है कि इन दोनों सीट्स के ऊपर जो जीत हासिल करने वाला है वो होगा कौन। और दूसरी तरफ ये कि अगर इन सारे जो भी हमारी बातचीत हुई है, पहले हमारी शाहिद जी से बातचीत हुई, दूसरी तरफ रवीश जी से बातचीत हुई है। रवीश जी का कहीं ना कहीं ये कहना है कि जिस तरीके से बडगाम एक शिया डोमिनेटेड एरिया है उसकी वजह से भी वहाँ पर एक तरफ तो NC को बहुत इजी हो जाएगा। उनका ये कहना है कि केक वॉक की तरह ये सब कुछ वहाँ पर रहने वाला है। और अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स की माने, ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से
उसका ये कहना है, माफ कीजिएगा, हमारे जो संवाददाता हैं शाहिद हसन, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस पीडीपी देखने को मिलेगा। और अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, जिस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस पर अपनी नजर रखी हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, फिर उसके बाद इस सीट को लेकर लगातार उनके द्वारा एक के बाद एक मीटिंग्स भी इस इलाके में हुई हैं और इस बारे में हमारे सोर्सेज ने हमें जानकारी भी दी है। इसका मतलब यही है कि पीडीपी अपनी तरफ से इस सीट के लिए पूरा जोर लगा रही है। पर वही बात है, देखते हैं कि यहाँ पर आखिर जीत होगी किसकी, देखना ये रहेगा इसमें। और इट विल बी $1 मिलियन क्वेश्चन कि कौन होगा जनता का अपना खास। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। द प्राइम टाइम शो में मुझे फिलहाल के लिए, इस शाम के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। तब तक के लिए द अर्थ न्यूज को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।